नाजरीन आदाब, रेख्ता की एक और नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ उर्दू फिक्शन के एक बड़ा नाम जनाब डॉक्टर शीतम जैसा मौजूद हैं। नाजरीन, उर्दू अदब में जब भी इलामती या जदीद अफसाने की बात की जाएगी, वहाँ पे डॉक्टर शीतम जैसा का नाम बार बार लिया और सुना जाएगा। जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी आपकी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बचपन कैसा गुजरा, आपके बहन भाई माँ बाप, उस हवाले से हमारे साथ कुछ शेयर कीजिएगा। भाई, मेरी पैदाइश श्रीनगर की है, कश्मीर की। तो 5 मार्च 1940 में मैं वहाँ पैदा हुआ था। मेरे वालिद कालीनों के डिज़ाइनर थे और उनकी एक छोटी सी कालीनों की फैक्ट्री थी। वालदा घरेलू खातून थी। तो वालिद मेरे सूफ़ी मिजाज के आदमी थे और पंजाबी में और फ़ारसी में और कश्मीरी में शेर कहते थे। अब कश्मीरी कलाम तो उनका नहीं मिल सका, फ़ारसी भी नहीं मिला, लेकिन पंजाबी कलाम जो है उनका कुछ महफूज हो गया है। वो मैंने जमा करके उसकी किताब भी छप गई है। और हम जो हैं वो 3 बहनें मेरी और मैं अकेला भाई हूँ। एक बहन की वफ़ात हो चुकी है। और हम लोग जब यहाँ आए तो मैं उस वक़्त 7 साल का था और एक छोटी मेरी बहन थी जो मुझसे 6 साल छोटी थी, वो 1-1.5 साल की थी। तो हम रावलपिंडी आए। हुआ यूँ कि हमारे कुछ अजीज़ अमृतसर में थे जो हिजरत के दौरान वहाँ से रावलपिंडी आ गए। तो मेरी वालदा और वालिद उनको मिलने के लिए यहाँ आए थे। हमारा इरादा यहाँ रहने का नहीं था, ना हम इस इरादे से आए थे। लेकिन हुआ यूँ कि हमारे आने के कोई तीसरे या चौथे दिन श्रीनगर रोड बंद हो गई। चुनांचे हम यहाँ रह गए और उसके बाद से मुस्तकिल तौर पर यहाँ आए। जब यहाँ आए तो मुझे जो सबसे बड़ा मसला पेश आया वो ये था कि मुझे कश्मीरी आती थी, ना पंजाबी आती थी, ना उर्दू आती थी। अंग्रेज़ी उतनी ही आती थी जितनी KG2 के या KG1 के बच्चे को आनी चाहिए, वैसे टूटे फूटे 2-4 जुमले। तो यहाँ जब आए तो मुझे, जब उन्होंने दाखिले के लिए ले गए तो कोई स्कूल मुझे दाखिल ही नहीं करता था। वो कहते थे भाई इसको किस ज़बान में हम पढ़ाएं। तो एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो वालिद साहब ने एक तो ये किया कि घर में उन्होंने कहा जी अब कश्मीरी ना बोलें, इसके साथ उर्दू में बात करें या पंजाबी में बात करें। दूसरे वो ये कहते थे कि जब हम यहाँ आए तो कश्मीरी बाज़ार, रावलपिंडी में एक बाज़ार है, वहाँ एक मोहल्ला नानकपुरा, तो उसमें आकर हम क़याम पज़ीर हुए थे। तो उस कश्मीरी बाज़ार की जो, अगर हम राजा बाज़ार की तरफ से आएँ तो दाएं तरफ कोई दुकान नहीं थी उस ज़माने में। सिविल अस्पताल की दीवार थी वहाँ से लेकर नवल्टी सलमा तक। तो उस दीवार पर इश्तिहार लिखे होते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो वालिद साहब मुझे शाम को ले जाते थे, एक कोने से वो इश्तिहारों के हिज्जे करके मुझे पढ़ाना शुरू करते थे और आखिरी कोने तक, और 1-2 बार ये जो है ये मशक जारी रहती थी। तो वो फिर मुझे इतनी उर्दू आ गई कि मैं 3री जमात में यहाँ दाखिल हो गया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि घर में अब कश्मीरी वालिद और वालदा ही बोलते थे और छोटी बहन मेरी तो बहुत छोटी थी उस वक्त। तो मुझे उन्होंने दानिस्ता तौर पर मुझसे वो कश्मीरी बोलने से गुरेज़ करते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कश्मीरी से जो है वो दूर हो गया। तो इस वजह से ये नहीं आप कहें कि एक मुझे नुकसान भी हुआ, वो इस हवाले से हुआ कि मेरी जो अपनी मादरी ज़बान थी उसमें मुझे महारत हासिल नहीं हो सकी, वरना मुझे उसमें ही लिखना शुरू करना चाहिए था। तो यहाँ मैंने फिर बाकी तालीम मैंने यहीं हासिल की। मैट्रिक मैंने किया। मैट्रिक के बाद कुछ ऐसे हालात हुए कि मैं अपनी रेगुलर तालीम जारी ना रख सका, चुनांचे मुझे मुलाजमत करनी पड़ गई। तो उसी मुलाजमत के दौरान मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिनका नाम इजाज़ राई था। उस वक़्त वो डॉक्टर नहीं थे, तो वो अफसाने लिखते थे। तो उन्हें देखकर, इससे पहले मनशा इजाज़ से भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन मैं उस ज़माने में लिखता नहीं था। मनशा लिख रहे थे, इजाज़ राई लिख रहे थे। तो कुछ इन दोस्तों की वजह से, कुछ शायद अपने अंदर भी वो वालिद साहब की तरफ से जो विरासत में मुझे एक मिला था ज़ौक़ अदब का, तो मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो पहली कहानी मेरी जो है वो 1960 में छपी अदब लतीफ़ में। अदब लतीफ़ उस ज़माने में एक बड़ा पर्चा गिना जाता था। अच्छा, अब
थोड़ी सी बात ये भी अर्ज़ कर दूं कि मैं शुरू में अलामती कहानियाँ नहीं लिखता था। मेरी कहानियाँ वही होती थी, जैसे मंटो को मैंने बहुत पढ़ा था तो मंटो ही के असरात हर नए लिखने वाले पर होते हैं, तो मैं उसी तरह की कहानियाँ मैं लिखता था और जिन्स ही उनमें बुनियादी मौजू था। लेकिन 1960 के लगभग जो एक तहरीक चली अलामती अफसाने की, वो मेरे 20-25 अफसाने हैं वो, लेकिन वो ना तो किसी काबिल ज़िक्र पर्चे में छपे और बाद में एक अरसे के बाद जाकर फिर मैंने उनका मजमुआ छपवा लिया ताकि एक रिकॉर्ड रहे। तो अलामती अफसाने का आगाज़ मैंने 1960 में किया। अच्छा सर, जैसे आपने अपने बचपन के हवाले से बताया और इब्तदाई आपकी जो तख्लीक उस हवाले से आपने बताया, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो अफसाने हैं अक्सर उनमें माँ का एक बड़ा अहम रोल हमें नज़र आता है, उसके पीछे क्या है, क्या वजह? नहीं, वो मदर फिक्सेशन तो है मेरे यहाँ, और उसकी वजह ये थी कि मैं अकलौता बेटा था उनका, तो उनकी बहुत तवज्जो मुझ पर थी। फिर जब हम श्रीनगर में जब थे तो बहुत खुशहाल घराना में था हमारा और खाते पीते लोगों में हमारा शुमार होता था। यहाँ आकर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें ख़त्म होती गईं, तो वालिद साहब मुलाजमत की, क्योंकि यहाँ कालीनों को कोई फैक्ट्री नहीं थी, वो नकाश थे कालीनों के, तो वो फिर लाहौर चले गए। तो घर में रह गया मैं और वालदा और बहनें। तो माँ का इतना मुझ पर असर था और वो इतना मेरा ख्याल रखती थी कि मुझे कहीं हिलने जुलने नहीं देती थी, तो जिसकी वजह से माँ के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ आया और एक मदर लव के साथ एक मदर हेटेड भी मेरे कुछ अफसानों में पाई जाती है। वो वही था कि उनकी शख्सियत के नीचे मैं बिल्कुल दब गया था और वो चाहती भी नहीं थी कि मैं अदब की तरफ आऊँ, क्योंकि शायद वालिद साहब के सूफियाना मिजाज और उनके शायराना रवैये की वजह से वो कोई इस यानी अदब की तरफ से खुश नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जिस तरह चीज़ों को होना होता है वो हो जाती हैं, तो माँ का बहुत असर रहा मुझ पर। दूसरा ये था कि बचपन में श्रीनगर में भी मेरी वालदा को बहुत जुनून की हद तक ये शौक़ था कि वो मज़ारों पर जाती थी हर जुमेरात को, और हमारे जो किसी को साथ लेकर चिराग लेकर और तेल लेकर, तेल ही जलाया जाता था उस ज़माने में, तो वो मुझे भी साथ लेकर जाती थी हमेशा। तो उनके साथ हर वक्त रहना और फिर उन मज़ारों का जो एक पुरस्कार माहौल था, उसने मेरी शख्सियत में एक बड़ा अजीब व गरीब रवैया पैदा किया। तो बहुत सा डर भी मुझे मेरे अंदर हुआ, डरता भी मैं बहुत था। तो उस डर से निकल कर पनाह लेने का जो ज़रिया था वो माँ थी। सही। अच्छा सर, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने माँ को भी बताया, और वो जो आपके यहाँ पे जो बड़ी आज ओपन होगी, बाज़ अफसानों में माँ के प्यार के साथ साथ एक गुस्सा भी है का वो भी पाया जाता है में। तो इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, हम अगर आगे जाएं, आपने बताया कि शुरू में आपने बयानियाँ कहानियाँ लिखी, फिर आप इलामत की तरफ आ गए और बतौर आप इलामत के तौर पर एक बड़े एक अफसानेकार आप सामने आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इलामत बजाते खुद है क्या? देखें भाई, बात यह है कि अलामत इल्मुल बयान ही के ख़ानदान में से एक चीज़ है। तशबीह में हम जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुमासिल करार देते हैं तो माने फ़िक्स हो जाते हैं, इस तारे में भी माने फ़िक्स हो जाते हैं। अलामत इस तारे से आगे की चीज़ है जिसमें एक चीज़ के कई माने लिए जा सकते हैं, कई माने निकाले जा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, बुनियादी तौर पर अदब होता ही अलामती है, क्योंकि कोई भी अदीब शायर लफ्ज़ को उसके हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं करता, वो उसके मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। ये जो अब हम अलामत की बात करते हैं तो ये ख़ास रेफरेंस में है, यानी मजमूई तौर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सारा अदब ही अलामती होता है, क्योंकि शायर जो है वो लफ्ज़ को मजाज के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो 60 के बाद की हम कहते हैं तो ये एक अलामती तहरीक थी, इसके ख़ास माने हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये कहा जाता है कि जी ये तहरीक क्यों शुरू हुई, अलामती रवैया क्यों आया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जनाब उस ज़माने में चूँकि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ था, 1958 का पहला मार्शल लॉ था, तो उस जबर की सूरत में इजहार के लिए लोगों ने अलामती अंदाज ढूंढा ताकि वो अपनी बात कह भी दे और पकड़ में ना आए। एक वजह ये तो हो सकती है, लेकिन ये कुल्ली तौर पर इसलिए दुरुस्त नहीं है कि बिल्कुल उसी वक्त हिंदुस्तान में भी अलामत का आगाज़ हुआ।
सरिंदर प्रकाश, बैराज मेहंदा, उन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए, तो वहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, वो तो जमहूरी माशरा था। तो इसलिए पाकिस्तान की हद तक तो ये जुज़वी तौर पर एक बात हो सकती है, लेकिन ये वजह सिर्फ नहीं है अलामत के आने की। असल वजह अलामत के आने की ये है कि जब तवील अरसे तक चीज़ें एक ही तरह बयान हों तो फिर क्लीशे बन जाता है, माने फिक्स हो जाते हैं, उसमें से उसकी मानवीयत और उसके इम्कानात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उर्दू अफसाना भी अपनी बुलंदी पर पहुंच गया था 30 की दहाई में। आप देखें कि 30 की दहाई में 10-12 ऐसे आपको बड़े अफसाना निगार मिलते हैं कि जिनका सानी अब तक नहीं है कोई भी। तो अफसाने में अब नए इम्कानात इजहार में नहीं रहे थे, और इसका एहसास जो है हमारे सीनियर लिखने वालों को भी हो गया था। मसलन मंटो ने अपने आखिरी ज़माने में एक अफसाना लिखा फुंदने, जो तजरीदी अफसाना है। तो अब यहाँ सवाल पैदा हो सकता है कि मंटो तो अपनी टेक्निक का माहिर आदमी था, और ये कहा जाता है कि मंटो के साथ ही उर्दू अफसाने का एक अहद ख़त्म हो गया, यानी टेक्निक का एक अहद ख़त्म हो गया। तो उस आदमी को जो अफसाना लिखने के फ़न का अपने ज़माने का माहिर तरीन आदमी था, उसे क्यों ज़रूरत पेश आई फुंदने लिखने की? इसका मतलब है कि उसके ज़हन में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनको बयान करने के लिए नया एक अंदाज़ अख्तियार करना चाहिए। और ये हमें कृष्णचंद्र के भी कुछ अफसानों में मिलता है, ये अजीज़ अहमद के भी कुछ अफसानों में मिलता है, इससे पहले अस्करी के भी कुछ अफसानों में ये मिलता है। तो असल में 60 में हुआ ये कि एक बड़े पैमाने पर नई लिसानी तश्कीलात की ज़रूरत महसूस हुई। तो इफ्तिखार जालिब ने सबसे पहले अपने शेरी मुजमे माखज़ के दिबाचे में ये कहा कि अब हमें लिखने के कई नए अंदाज़ अपनाने चाहिए। जिलानी कामरान ने भी अस्तांज़े जब उनकी छपी तो उसके दिबाचे में भी उन्होंने कहा कि जी हम लफ्ज़ों को हमने क्लीशे बना दिया है, अब हमें उनको उनके नए शेड्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, उनको एक अलामती रंग देना चाहिए। तो इस हवाले से इस तहरीक का आगाज़ हुआ। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हर जब तहरीक शुरू होती है तो उसमें अफरात व तफरीत बहुत होता है, शुरू में चीज़ें वाज़ेह नहीं होती, और बहुत सारी इज़्ज़े बयां की जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो मजमूई तौर पर हम उसको पूरा यानी फ़नी ढांचा समझ लेते हैं। तो अफसाना उस ज़माने में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो रवायती अफसाना लिखता था, अनवर सज्जाद ने रवायती अफसाने लिखे हैं, इंतज़ार हुसैन ने शुरू में वही अफसाने उनके हैं, बाद में उनका वो रंग आया जिसकी वजह से आज वो जाने जाते हैं। अनवर सज्जाद ने भी 60 के बाद ही अलामती अफसाने लिखने शुरू किए। सरिंदर प्रकाश ने अपने ज़माने में इससे पहले सीधे साधे अफसाने लिखे। तो ये सारे वो लोग थे जो बराह रास्त अलामती उसमें नहीं आए। ये सब वो लोग हैं कि जिनकी मश्क या जिनका लिखने का आगाज़ जो है वो अफसाने की जो रवायत थी जो प्रेमचंद से पहुंची थी यहाँ तक, उसी अंदाज को उन्होंने अपनाया। लेकिन 60 में जाकर उनको शायद एहसास हुआ कि इजहार के लिए उनको कुछ नए पैरायों की ज़रूरत है। तो उनमें से मैं भी एक था जो मुतासर हुआ, और मेरा जो पहला अलामती अफसाना है वो संगम है, जिसकी तरह मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कि वो संगे अदब लतीफ़ के सितंबर 1960 के पर्चे में शाया हुआ। यहाँ ये समझ लें कि मेरे एक नए दौर का आगाज़ हुआ यहाँ से। सही। अच्छा सर, आपके यहाँ पे जो इलामत के साथ साथ ना इलामती अंदाज भी धरा है, इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो बाज़ टाइम ये महसूस ये होता है जो कारी पे एक बोझलपन या इब्लाग मुकम्मल तौर पर नहीं था। नहीं देखिए, मैं इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूँ कि अलामत का ताल्लुक़ असलूब से है और तजरीद का ताल्लुक़ ख्याल से है। मतलब असलूब तो इजहार का एक ज़रिया है, चुनाचे अलामत इजहार का एक ज़रिया बनती है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बुनियादी तौर पर तो सारा अदब ही अलामती होता है, लेकिन ये अलामत हम एक ख़ास मानों में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये जो फरमाया कि इससे इबलाग का मसला पैदा हुआ, तो इबलाग का मसला इसलिए पैदा हुआ कि हमारा कारी जिसकी नस्ल दर नस्ल एक तरबियत हुई थी एक तरह का अदब पढ़ने की, जब उसके सामने नई चीज़ आई तो उसने जल्दी जल्दी उसको कबूल नहीं किया, कुछ चीज़ें उसकी समझ में नहीं आती थी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि बहुत सारे उस ज़माने के नए लिखने वालों के यहाँ भी कुछ गुंजलक थी, शायद वो ख़ुद भी, जिसको मैं इज़्ज़े बयां कहता हूँ, वो इज़्ज़े बयां का शिकार थे। लेकिन जैसे जैसे कारी की तरबियत होती गई, चीज़ें निखरती गईं, तो अब आप देखें कि अब कोई अलामती अफसाना ऐसा नहीं है जिसमें
इबलाग का मसला जो है उठाया जाए। वैसे अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो हर बड़े अदब में इबलाग का मसला तो होता है। अब आपका क्या ख्याल है कि गालिब को के यहाँ इबलाग का मसला नहीं है, इकबाल के यहाँ इबलाग का मसला नहीं है? यानी हर बड़ा अदब जो है उसके तो कई परतें होती हैं, तो कई जहतों तक पहुंचने के लिए फिर वही आ जाता कि कारी किस सतह का है, आम कारी है, ज़हीन कारी है। बजा फरमाया सर आपने। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो इलामत लिखने वालों पर अक्सर एतराज़ जो किया जाता है कि उन्होंने कहानी को कारी से बहुत दूर कर दिया, ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ टी हाउस बहस के जो या जो गुफ्तगू होती है उससे हमारे नकाद वो जुमले उठा लेते हैं। देखिए, बात यह है कि कहानी के बगैर तो अफसाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अब सिर्फ जो कहा जा सकता है वो ये है कि कहानी की तारीफ क्या है। क्या कहानी की बुनियाद वकूआ होता है, या वकूए से बुलंद होने वाला ख्याल भी कहानी की बुनियाद बन सकता है? एक ज़माने में कहानी हम वाक़यात की या वकूओं की तरतीब को कहानी कहते थे। नए अफसाना निगार ने बाज़ ऐसे अफसाने भी लिखे, उनमें मैं भी शामिल हूँ, कि जिनमें वकूआ जो है वो इतना सामने का नहीं है, लेकिन वकूए से पैदा होने वाला ख्याल जो है वो मौजू है। और ये दुनिया भर में तजर्बे हुए हैं कि ख्याल का तसलसल भी एक कहानी हो सकती है। सिर्फ एक फ़र्क जो है वो इस बात पर है कि कहानी की हम तारीफ़ क्या करते हैं। तो नए अफसाना निगार के जो मौज़ूआत थे, ख़ास तौर पर यहाँ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, वो उस वक्त था शनाख्त का बहरान। मसलन जबर के माशरों में ये बहरान बहुत शदीद हो जाता है कि एक आम आदमी ये समझता है कि मेरी शनाख्त कहाँ है इस माशरे में। तबकाती माशरे में भी ये बहरान होता है कि एक निचले दर्जे का आदमी, उसका तशख़्ख़ुस क्या है, उसकी शनाख्त क्या है। तो वो शनाख्त का जो बहरान था उसकी वजह से एक ये पैदा हुआ। दूसरा ये था कि तरकीब पसंद जो अफसाना था उसमें दरूबीनी बहुत थी, खारजियत बहुत ज़्यादा थी, बातन की वो बात नहीं करते थे। तो नए अफसाना एक लिहाज से एक रद्द-ए-अमल भी उसका हुआ कि ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो बातन के हवाले से हुई। अब बातन के मामलात आप जानते हैं कि बड़े अमीक और गुंजलिक होते हैं, अंदर की दुनिया बड़ी पुरस्रार दुनिया है, तो उसकी वजह से भी कुछ यानी आप कह लें कि इबाम के जो अगर मसले हैं तो वो पैदा हुए। अब देखें, तरकीब पसंद तहरीक के जो मौज़ूआत हैं उनसे तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, ना उनके मंशूर से किसी को इख्तलाफ हो सकता है। अब इख्तलाफ वहाँ पैदा होता है कि जब तरकीब पसंदों ने, नकादों ने ये कहा कि जनाब ये मौज़ूआत तो लिखे जा सकते हैं, इन मौज़ूआत को नहीं लिखना। जी सर, आप तरकीब पसंद तहरीक? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तरकीब पसंदों ने, इसमें तो कोई शक नहीं कि देखें, इक़्तिसादियात किसी माशरे का सबसे अहम पहलू होता है, लेकिन सिर्फ इक़्तिसादियात ही तक तो दुनिया महदूद नहीं है। एक मुकम्मल आदमी अपने बातन और खारिज से मिलकर मुकम्मल होता है। अगर आप उसके बातन को छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आप आधे आदमी को पेश कर रहे हैं। तो ये हल्के को इख्तलाफ यही था तरकीब पसंदों से कि जनाब आप मौज़ूआत को पाबंद ना करें, लिखने वाले को ये आज़ादी दें कि अगर कोई शख्स रूहानियत पर लिखना चाहता है, नफ्सियात पर लिखना चाहता है, जिन्स पर लिखना चाहता है, तो उसे इजाज़त दें। ये मत कहें कि ये सूडो मसाइल पर लिख रहे हैं, ये सोसाइटी को पीछे ले जा रहे हैं, जैसे कि बाज़ तरकीब पसंद नकादों ने किया। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर बड़ी तहरीक उसमें अफरात व तफरीद बहुत होती है। तरकीब पसंद तहरीक उर्दू अदब की सबसे बड़ी तहरीक है जो आज भी मौजूद है, तो अफरात व तफरीद उसमें भी बहुत हुई। तो उस अफरात व तफरीद की वजह से एक बहुत ज़्यादा जो जोर दिया गया वो खारिज पर था। नए अफसाने ने ज़्यादा जोर दिया दरूबीनी पर, यह भी एक दूसरी इंतहा थी। लेकिन ये सारे मामले जाकर मैं समझता हूँ जो सेटल हुए वो 70s में जाकर हुए, यानी 70 की दहाई में नया अफसाना जो बहुत ज़्यादा दरूबी हो गया था और अपने अंदर दाखिल हो गया था, वो वहाँ से निकल कर अब उसमें बैलेंस आया कि खारिज भी आया और दाखिल भी आया, तो एक तवाज़ुन जो है उसमें पैदा हुआ। दूसरा ये हुआ कि 10 साल में एक लिखने वालों की अपनी मश्क से उनके इजहार में भी एक पुख्तगी आई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो गई, और इन 10 सालों में कारी की तरबियत भी हो गई।
तो इसलिए 70 के बाद मैं समझता हूँ कि ये नहीं मसला रहा कि अफसाना समझ आता है या नहीं आता, या ना कहानी का मसला हुआ। कहानी मौजूद रहती है, सिर्फ ये इख्तलाफ हो सकता है कि हम कहानी किसको कहते हैं। क्या वाक़यात को जोड़कर एक बड़ा वाक़या बना लेना या एक कैनवस बना लेना वो कहानी है, या ख़यालात का तसलसल भी एक कहानी है। तो नए अफसाने में बहुत सारे अफसाने ऐसे लिखे गए कि जिसमें किसी एक चीज़ को, किसी शऊर की रौ को, किसी और को बुनियाद बनाकर बात की गई। सही, खूब कहा सर। सर मैं जानना चाहूँगा, आपके यहाँ पे एक पुरसरारियत है पाई जाती है, जैसे आपने शुरू में भी बताया आपके अफसानों में भी ये खूबी रही है। आपके यहाँ ख्वाब हैं और आम आदमी के ख्वाब हैं, तो ये आम आदमी के ख्वाब हैं क्या? देखिए भाई, बात यह कि पुरसारियत तो मैंने अर्ज़ ही ना आपसे कि बचपन ही से मेरी तरबियत जिस माहौल में हुई और वालदा के साथ मैं जहाँ जहाँ जाता था, वो बाद मज़ारों पे जाती थी जो वहाँ श्रीनगर के आसपास खों में, यानी गारों में, छोटे छोटे गारों में मज़ार थे, तो वहाँ जाकर वो दिए जलाती थी। अच्छा, वो भी बहुत ही मजहबी खातून थी और बहुत वजीफ़े करती थी, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वो सारा उस माहौल में मेरी जो तरबियत हुई उसमें वो मेरे अंदर भी उसरत है। फिर ये हुआ कि शुरू में मैंने कुछ मुज्तबाई किस्म की किताबें पढ़कर ख़ुद भी अपने तौर पर कुछ चिल्ले करने की कोशिश की, जो बहरहाल उनसे हाथ तो मेरे कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने मेरे एक मिजाज को बनाने में मदद दी। अब आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि देखिए, आम आदमी सब मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ ख्वाब देखता है, ताबीर उसकी नहीं है। जिसकी मिसाल कतबा है गुलाम अब्बास का, कि शरीफ हुसैन ख्वाब देख सकता है लेकिन वो नहीं बन सकता, घर नहीं बन सकता जिसकी नेम प्लेट के तौर पर वो संगे मरमर का टुकड़ा लगेगा, वो जाकर उसकी कब्र पे ही लगता है। तो आम आदमी ख्वाब ही देखने वाला है, लेकिन ख्वाब देखना ज़िंदगी की एक अलामत है। जब शख्स का ख्वाब देखना छोड़ देता है तो उसकी एक फिज़िकल मौत तो नहीं होती, लेकिन एक ज़हनी मौत हो जाती है। जब कौमें ख्वाब देखना छोड़ देती हैं तो उनका इर्तिकाब भी रुक जाता है। ख्वाब हमारे जो हैं वो आगे चलकर हकीकत का रूप धारते हैं। ये सारा देखें, हमारा तख़य्युल, हमारी जिसको इमेजिनेशन आप कहते हैं, हमारे ख्वाब हैं। आज जहाँ दुनिया खड़ी है जिस टेक्नोलॉजी पर, और जो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये सारे हमारे ख्वाब ही थे जिनको बाद में आने वालों ने एक सूरत दी। तो आम आदमी के ख्वाब जो मेरे नज़दीक है कि भाई वो ख्वाब देखने वाला बंदा है, लेकिन उसकी ताबीर उसे उसकी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा ख्वाब हो कि जिसकी ताबीर मिल जाए, वो ख्वाब ही देख सकता बेचारा। तो ये भी उसकी एक बेबसी है और यही उसके आम आदमी होने की दलील है। अच्छा सर, इसके साथ साथ यहाँ पे आम आदमी के ख्वाब हैं, लेकिन आपके यहाँ एक उम्मीद पाई जाती है ख्वाबों के हवाले से कि अगर जैसे आपने बयान किया कि आम आदमी अगर ख्वाब देख रहा है और अपनी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो सकते, तो उसकी शायद एक उम्मीद उसके किसी शऊर में रहती है कि शायद उसके बच्चे, मेरे तो एक दो अफसाने भी इस मौजू पर है कि ख्वाब विरासत में चले जाते हैं अगली नस्ल तक। तो जो पहली वाली नस्ल नहीं कर रही होती, अगली नस्ल एक कदम उससे आगे होती है। हो सकता है तीसरी चौथी नस्ल में जाकर वो ख्वाब एक हकीकत का रूप धार ले। तो मेरा तो बुनियादी मसला ये है, यही शनाख्त के हवाले से है, यही तशख़्ख़ुस के हवाले से है कि ख्वाब हम देखते हैं और बाज़ औक़ात ख्वाब हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं होते, लेकिन अगली नस्ल तक पहुँचते पहुँचते उनकी कोई सूरत बन जाती है। तो ये एक उम्मीद की किरण है। अगर हम ख्वाब देखकर एक मायूसी का इजहार करें तो फिर तो माजी में गुम हो जाने वाली बात है। फिर जिसको हम इर्तिका कहते हैं, जो तहर्रुक कहते हैं, वो तो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे नज़दीक ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। ख्वाबों की ताबीर के लिए जद्दोजहद करना भी ज़रूरी है। तो वो जद्दोजहद जारी है, नस्ल दर नस्ल जारी है। तो कभी ना कभी तो वो ऐसा माशरा वजूद में आएगा ना 3, 4, 5 नस्लों के बाद कि जहाँ वो फिर ये सारी चीज़ें जो जुल्म हैं, जो जबर हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा सर, देखने में ये आया है कि आम आदमी के ख्वाब पेश करते हुए आपकी जो तख्लीकी ज़बान है वो ख़ास की ज़बान बन जाती है, इसकी क्या वजह? अच्छा देखें, ये बड़ा एक नाजुक सा मसला है और ये 60 में 70 में ख़ास तौर पर पैदा हुआ हमारे यहाँ। वो ये था कि अदीब को किसके बारे में लिखना चाहिए और किस तरह लिखना चाहिए। अब देखें, लफ्ज़ जो है, जो अदब है, वो एक लिखा हुआ लफ्ज़ है। तो लिखा हुआ लफ्ज़ तो खुद ही अपना एक दायरा बना लेता है कि मैं उसके लिए हूँ जो मुझे पढ़ सकता है। यानी आपने एक मजदूर पर, किसान पर कहानी लिखी है, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ सकता।
आपने उसके मसाइल को डिस्कस किया है, उसके मसाइल को पेश किया है, उसके लिए कहानी नहीं लिखी, उस पर कहानी लिखी है। तो तरक्की पसंदों का जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि जी देखें जहाँ भी मकसदियत होगी ना, मकसदियत अपने साथ सादा बयानी ज़रूर लेकर आएगी, क्योंकि उसका इजहार सादा बयानी ही में होगा तो मकसदियत जो है वो यानी उसका पूरा होगा मकसद उसका। अब 70 में ये उस वक़्त पैदा हुआ ये ख्याल कि हमारे यहाँ जब तहरीक चली मार्शाल्लाह के ख़िलाफ़, 68 की जो तहरीक है, बहुत बड़ी तहरीक है ये, जिसके बाद भुट्टो साहब आए, उस तहरीक में अब लोग सड़कों पर थे। तो इफ्तिखार जालिब जिन्होंने नई लिसानी तश्कीलात का तस्वुर पेश किया था, उन्होंने एक मज़मून लिखा जिसका नाम था कि इस तारे की शायरी मुनाफ़िक़त की शायरी है। इस पर बड़ा एक ज़ोर शोर हुआ, एक बहस शुरू हो गई कि क्या इस तारा मुनाफ़िक़त है। तो देखें बात यह कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अदब तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, फिर आगे और उनमें डिवीजन हो जाती है या दायरे छोटे होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वही पुरानी बात दोहराऊंगा कि क्या गालिब आम आदमी की समझ में आता है जो पढ़ भी सकता उसे? क्या इकबाल की नज़मों का मस्जिद कुर्तबा है, उसकी जो रूह है उस नज़म की, क्या वो आम आदमी तक पहुंचती है बगैर तशरीह के? तो इसलिए आप आम मौज़ूआत पर लिखते हैं, लेकिन होता वो ख़वास के लिए है, क्योंकि वही उसको समझ सकते हैं। और अदब तो देखें, अदब पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं हर दौर में ही, ये हमारे दौर का मसला नहीं है, हर दौर में ही अदब शनास लोग जो हैं वो हमेशा महदूद रहे हैं। और जब लिखे हुए लफ्ज़ की बात आती है तो एक मेजॉरिटी तो पहले ही उससे बाहर निकल जाती है, जो लिखे हुए लफ्ज़ को समझ ही नहीं सकती, पढ़ ही नहीं सकती उसको। तो इसलिए मौज़ूआत आप जो भी इख्तियार करें, आप आम आदमियों पर लिखें, उनके मसाइल के बारे में लिखें, लेकिन आप लिख असल में वो ख़ास के लिए होते हैं, ख़वासी जो हैं उसको समझ रहे होते हैं। अब शायरी को देख लें और चीज़ों को देख लें तो उसके मुशायरों को छोड़कर उसके जो शेर हैं वो आम आदमी के मसाइल पर होंगे, लेकिन उनको सुनने वाला या उन पर दाद देने वाला तो ख़ास आदमी होगा। अच्छा सर, तरक्की पसंद अदब के हवाले से अभी बातचीत चल रही थी, इसी हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपके यहाँ ये शौरी कोशिश की थी कि आपने तरक्की पसंद तहरीक के जो मकासद के लिए, जो मकासद के निज़ाम के लिए आपने कहानी की बुनियाद रखी? नहीं, ये ख़ास बात नहीं थी। असल में ये शुरू में एक रद्द-ए-अमल था। तरक्की पसंद तहरीक अपने अरूज पर थी और तरक्की पसंद नकादों का रवैया भी बड़ा अजीब व गरीब था। जो आदमी अपने आप को तरक्की पसंद कहता था उसको वो सनद दे देते थे बड़े अदीब होने की, जो नहीं कहता था उसको बाहर निकालते थे। मसलन आप देखें कि अपने ज़माने में मंटो को रद्द किया तरक्की पसंदों ने, गुलाम अब्बास को, मुमताज़ मुफ्ती को रद्द किया, और बाकायदा वो जो आखिरी ज़माने में वो उनका ख़त एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया कि ये लोग हमारे पर्चों में नहीं छपेंगे। उसमें कितने बड़े नाम थे। आज वो मंटो को कहते हैं कि सबसे बड़ा तरक्की पसंद है। तो एक रद्द-ए-अमल तो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रद्द-ए-अमल ख़त्म हो गया। अब मेरा ख्याल है, सब लोगों का, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जदीद तहरीक असल में तरक्की पसंद तहरीक ही का एक तसलसल है। अब देखिए, अगर आप ज़रा सा माजी में जाएं तो बाकायदा हमारे यहाँ जो शौरी काविश नज़र आती है वो अलीगढ़ से आती है। अलीगढ़ तहरीक से पहले भी तहरीकें मौजूद हैं, इबाम गोई है और चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शौरी एक जो पहली तहरीक है वो अलीगढ़ तहरीक है। अब उसके भी देखें 3 थे माटो, मकसदियत, सादा बयानी और इस्तदलालियत। लेकिन उसमें जब थोड़ी सी वो खराबियाँ पैदा हुई कि मकासद के सिलसिले में वो रिफार्मर बन गए बहुत सारे लोग उनमें से, और सादा बयानी में वो इतना आगे निकल गए कि फ़नी तकाज़े मजरू होने लगे। इस्तदलालियत में इतना निकल गया कि उसमें जज्बा ही ख़त्म हो गया। अलीगढ़ तहरीक से पहले भी तहरीकें मौजूद हैं, इबाम गोई है और चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शौरी एक जो पहली तहरीक है वो अलीगढ़ तहरीक है। अब उसके भी देखें 3 थे माटो, मकसदियत, सादा बयानी और इस्तदलालियत। लेकिन उसमें जब थोड़ी सी वो खराबियाँ पैदा हुई कि मकासद के सिलसिले में वो रिफार्मर बन गए बहुत सारे लोग उनमें से, और सादा बयानी में वो इतना आगे निकल गए कि फ़नी तकाज़े मजरू होने लगे। इस्तदलालियत में इतना निकल गया कि उसमें जज्बा ही ख़त्म हो गया। तो उसका रद्द-ए-अमल हुआ
रोमानवी तहरीक की शक्ल में। रोमानवी तहरीक का आगाज़ करने वाले यल्दरम अलीगढ़ ही से निकले हुए थे। अब रोमानवी तहरीक ने इसके बिल्कुल बरक्स एक रवैया पेश किया कि फ़र्द, जज्बा, हाल से छुटकारा, नज़्म ज़ब्त से छुटकारा, उसका रद्द-ए-अमल हुआ तरक्की पसंद तहरीक की शक्ल में। लेकिन तसलसल तो जारी है ना। तरक्की पसंद तहरीक एक लिहाज से अलीगढ़ तहरीक ही का एक तोसी थी, इस हवाले से कि अलीगढ़ तहरीक एक मुफाहमती और एक इस्लाही तहरीक थी, जबकि तरक्की पसंद तहरीक इस्लाही होने के साथ साथ एक इनकलाबी तहरीक भी थी। और आगे इसमें से जो निकला वो जदीदियत निकली। तो ये देखा जाए तो ये तहरीकें असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब जब तहरीक शुरू होती है तो उसमें एक थोड़ा सा एक अफरातो तफरीत होती है, लेकिन ऐसे ऐसे जैसे जैसे उसके कदम जमते जाते हैं फिर उसमें एक इतदाल आता जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि 60 में जब नए लिखने वाले आए तो वो अपने आप को एंटी तरक्की पसंद कहते थे। वो कहते जी एंटी नज़रिया हैं, हम किसी नज़रिए के पाबंद नहीं हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही सारे लोग जो हैं वो तरक्की पसंद बन गए और उन्होंने कहा, और एक नया तस्वुर आया नौ तरक्की पसंदी का। नौ तरक्की पसंदी ये थी कि भाई मौज़ूआत तो आप के जो भी हों, आम लोगों के हों, आम लोगों के ख्वाब हों, लेकिन लिखने के लिए आप बेशक एक अलामती अंदाज़ इख्तियार करें या ऐसा अंदाज़ इख्तियार करें कि जो हमाजहती हो या जिसमें ख़ास के लिए जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी हो। तो ये नौ तरक्की पसंदी आई 70 में जाकर और वही चल रहा अभी तक सिलसिला। तो तरक्की पसंद तहरीक आज भी मौजूद है उसी तरह, लेकिन नए लिखने वाले भी उसका एक हिस्सा हैं। अच्छा सर, ये कहाँ तक दुरुस्त है कि आपका जो मशहूर अफसाना है बिगल वाला, जी मंटो की अजीम अफसाना जो नारा है कि वो मायनवी और तोसी और फ़नी तोसी के हवाले से हो सकता है, मैंने कभी इस पर यानी सोचा नहीं, ना मेरी इधर तवज्जो हुई है। तो मंटो, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बहुत बड़ा लिखने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आज जो हैं वो मंटो ही के फ़न से निकली हैं, तो हो सकता है ये हो। लेकिन मुझे ये कहानी अपने तौर पर एक और सूरत में सूझी थी। अब बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि आपको कोई कहे कि भाई इसका माखज़ बताएं, तो वो बताना मुश्किल हो जाता। मुझे नहीं पता कि ये बिगल वाला कैसे मेरे जहन में ये कहानी आई और मैंने इसको लिख दिया। अच्छा सर, आपकी जो किताब थी रेत पर गिरफ्त के पेशतर अफसाने जो है नई लसानी तश्कील और फ़नी मोज़े दिखाने की आरज़ू के आगाज़ थे, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये ठीक है बात। मेरी जो ये किताब है ये बहुत ही ज़्यादा तजरीदी है, बहुत ही ज़्यादा, और इसकी अलामतें भी गुंजलक हैं। कई अलामतें जो हैं वो ज़ाती भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैं उसमें उस फेज़ में से निकल गया। मेरी पहली किताब बेजार आदम के बेटे इतनी गुंजलक नहीं है। ये बहुत ही गुंजलक किताब है जहाँ मेरी नसर बहुत जगहों पे जाके नसरी नज़म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन मैं इसमें से फिर निकल गया। अगली किताबें जो आईं वो फिर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके बाद वाली किताब शायद सपहर की ख़ज़ा है, वो मार्शल्लाह के हवाले से यहाँ किताब है, और उसका जो पहला अफसाना है गमले में उगा हुआ शहर, ये मेंद्रा के पर्चे शऊर में छपा था। ये भुट्टो की फांसी के हवाले से है ये सारा अफसाना। वो सारी किताब जो है वो आप कह लें कि मार्शल्लाह के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद की किताब है। इसी में वो अफसाना भी सन्नाटा बोलता है जिसमें दो बंदे गटर में गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम गटर में ही हैं। इसी तरह इसमें एक अफसाना है ताज़ा हवा, कूड़ेदान में ताज़ा हवा की ख्वाहिश, इस तरह के अफसाने हैं। मेला जो तालाब में डूब गया, ये हैं। और उसके बाद फिर मेरे यहाँ थोड़ा सा तसव्वुफ़ भी आया, मुझे कुछ दिलचस्पी पैदा हुई तसव्वुफ़ के साथ, ख़ास तौर पर जब मैंने हलाज को पढ़ा, मंसूर हलाज को, तो कई चीज़ें उसकी मुझे समझ में नहीं आती। तवसीन जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनको नहीं पा रहा था। तो बार बार पढ़ने के बाद और कुछ हलाज के हालात ज़िंदगी पढ़ने के बाद मैंने फिर उसको अपने हवाले से वो देखा, तो उसके बहुत असरात अभी तक मेरे यहाँ है। लेकिन ये तसव्वुफ़ जो है ये उस तरह का तसव्वुफ़ नहीं है जो है, और मुर्शिद भी इसी की एक तौसी है। मुर्शिद असल में मेरी अपनी ज़ात, यानी मेरी आप कह लें कि अंदर जो ज़ात है जो मेरी रहनुमाई करती है। अच्छा सर, जो आपके यहाँ मुर्शिद है वो रवायती मुर्शिद से मुख्तलिफ है
ये मुर्शद बड़ा रोशन है और आपको एक जदीद अलूम की तरफ लेके जाता है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा करता है, ना कि दुनिया से बिल्कुल एक गोशा। नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरे यहाँ, और बल्कि देखें ये जो माबादुत तबियाती अनासर है ना, ये नए अफसाने में नए अंदाज से आए हैं। ये माबादुत तबियाती अनासर जो हैं ये माजी के नहीं हैं। यानी आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा सूफ़ी था पुराना, वो भी एक तलाश कर रहा था एक, लेकिन उसकी तरबियत के मुख्तलिफ मरहल थे जिनमें से वो गुजर कर उसका मुर्शद उसे गुजारता था और वो उसे एक ख़ास मकाम पर ले जाकर सच का इदराक करवाता था। हमारे दौर का जो मुर्शद है, ज़ाहिर है कि वो जदीद दौर का आदमी है। वो उसके ज़रिए मैंने बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो मेरे या मेरे जैसे कई लोगों के ज़हन में पैदा होते थे, तो उनका जवाब मैंने खुद नहीं दिया, उनका जवाब मैंने मुर्शद से दिलवाया। तो मुर्शद मेरी एक फ़नी ज़रूरत भी है। यानी जहाँ रुक जाती है कहानी या जहाँ मुझे ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है कि जिनके जवाब अगर डायरेक्ट दिए जाए तो फिर शायद अफसाना नहीं रहेगा, वो मुर्शद के ज़रिए उनके जवाब मिलते हैं, तो वो एक कहानी की शक्ल में जो है वो बन जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि आज की जो माबादुत तबियात है ये हमांग है हमारे आज के नए साइंसी इंकशाफात से। अब देखना जी, नए नए नज़रिए आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रहे हैं। मसलन मैंने DNA पर 3-4 अफसाने लिखे हैं पिछले दिनों में। अब DNA का जो तस्वुर है वो तकदीर की एक बदली हुई सूरत में आया है। यानी इसे लौहे तकदीर जिसको हम कहते हैं, अब वो DNA है। तो उसके हवाले से अब चीज़ें आती हैं। मसलन ये बात नहीं मुझे समझ आती थी कि जनाब ये कैसे होगा कि कब्र के में से जब आदमी मुर्दा उठाया जाएगा तो वो कई हज़ार साल के बाद उसी तरह होगा। तो DNA ने तो साबित कर दिया ना जी कि DNA से किसी भी वक्त उसी तरह का शख्स दोबारा पैदा किया जा सकता है। तो अब देखिए, पुरानी बहुत सारी जो हमारी चीज़ें थी, हमारी मजहबी भी बहुत सारी जो चीज़ें थी, उनको अब साइंस प्रूव कर रही है अपने अंदाज में। अच्छा सर, आपके यहाँ ये जो आपने बताया DNA जो इलाम, ये इस तरह की जो आपके यहाँ साइंस या माबादा तबियात या माबादा नफ्सियात आपके यहाँ, शायद इसी वजह से आपने अपने यहाँ पे बड़े तजर्बात किए आपके अफसानों में और नई नई इलामात आप ज़ाहिर लेके आए। वो इलामात जो एक माजी में ख़ास स्पेसिफिक मायने रखती थी, आपने उन इलामात से थोड़ा सा हट के भी इलामात सामने लाए। जैसे वो सड़क की इलामत है आपके यहाँ जो टेक्स्ट लगा मशहूर अफसाने में आता, इस तरह की इलामतें जैसे DNA के हवाले से कर रहे हैं। तो इसलिए इलामतों की यहाँ क्या दानिस्ता तौर पर आप इलामतें चुनते हैं या खुद से नहीं? देखिए, वो तो कहानी में से निकलती है। कहानी जिस तरह की होती है, बात वक़्त ऐसी कहानियाँ भी होती है। मसलन अभी मैंने एक कहानी पिछले दिनों लिखी, वो बड़ी सादा सी कहानी है। मैं UAE गया था तो वहाँ मुझे एक और ही रुख देखने का मौका मिला। उस पर मैंने एक मजमून भी लिखा था जो तखरीक में छपा है कि भाई वहाँ बहुत सारे लोग किस तरह गैर कानूनी हो जाते हैं किसी वजह से, और फिर वो किस तरह उस माशरे में ज़िंदा रहते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम होते हैं। अब ये कहानी ऐसी थी कि जिसके लिए अलामत की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो मैंने कहानी सीधे साधे अंदाज से लिखी है। अब वो छपेगी अभी चंद दिनों में, तख्लीक में भेजी हुई है। तो अलामत की ज़रूरत तो आपको उस वक़्त पड़ती है जब आपका मौजू उसका तकाजा करता है। यानी आप दानिस्ता तौर पर ये पहले से तय नहीं करते कि मैंने इस चीज़ को यूं करना है। मैं समझता हूँ कि जैसे ये बहुत पुरानी बात है कि हर ख्याल अपना इजहार लेकर आता है, अपने इजहार का तरीका लेकर आता है। तो इजहार तो लफ्ज़ हम कहते हैं जी ख्याल का लिबास है। तो ख्याल जिस तरह का है, अगर वो ख्याल तजरीदी है या वो ख्याल एक गुंजलक ख्याल है, तो उसके इजहार के लिए आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब देखें, जैसे हम कहते हैं शायरी में, हम कहते हैं कि शायर ने इख्तिसार के साथ 2 मिसरों में जो बात कहनी होती है, उसके लिए वो इल्मुल बयान के कई इम्कानात को खंगालता है और उनके जो हैं उनको इस्तेमाल करता है। अब हमारे ज़माने का जो दौर है, इसमें कहानी भी इतनी ही पेचीदा हो गई है, तो उसके इजहार के लिए भी हमें कभी कभी या अक्सर शेरी वसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर, आपकी कहानी जो आपकी इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि लाजमन नहीं है कि कोई इलामती अफसाना लिखने वाला या बयानिया लिखने वाला उसी अंदाज में लिखें।
आपके यहाँ कहने का मकसद जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि जो ख्याल आपके जहन में आता है वो ख्याल बेसिकली अफसाने का सांचा साथ लेकर आता है और उसमें वो बयान के लिए क्या ज़रूरतें उसकी हैं, उसको कैसे बयान करना है, ये फिर अफसाना निगार करता है जिस तरह भी उसे बयान करता है। तो अब देखें, ख्याल जो है ना वो अब बड़े अजीबो गरीब हम दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं कि साइंस ने, आप देखें 20वीं सदी के हवाले से कहा जाता है कि ये इंसानी शऊर की सबसे बड़ी तरक्की की सदी है कि जिसमें हम इंटरनेट तक पहुंच गए हैं और अब मोबाइल में वो इंटरनेट मौजूद है आपके, यानी दुनिया इतनी आपके हाथ में, आपकी दुनिया, पूरी दुनिया, यानी ग्लोब आपका जो है ना, ग्लोबिक सारे जो मसाइल हैं वो आपके हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये कम्प्लिकेशन तो है। अब ये पुराने ज़माने में तो इस तरह की बातें नहीं थी। दूसरा ये कि यार एक बात मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों से, और उस पर इख्तलाफ भी कई लोग करते हैं, वो ये कि देखें, ये अजीब सी बात है, कहा जाता है जी कि अलूम को कहानी में बयान नहीं करना चाहिए। हमारे मुफ्ती साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब ये कहा करते थे कि भाई जो अफसाना निगार है उसको सीधी सादी दुनिया की बातें करना चाहिए, ये नकादों के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप देखें कि हमारी जो रवायत है, हमारी दास्तानें देखें, वो अलूम से भरी पड़ी हैं। एक एक दास्तान में कई वाक़यात ऐसे हैं जिनके पीछे कई उलूम की निशानदेही होती है। दास्तान को जब उन्हें बयान भी करता था, जब दास्तानें लिखी भी गई, तो वो उलूम का एक ज़ख़ीरा है। ये तो हमारी कहानी की एक रवायत है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि जी कहानी को सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अब उसने कहा था, प्रेमचंद ने किसी को ख़त में लिखा था कि जनाब अदब जो है उसका एक तो पहलू ये है कि वो कैथारसिस करता है, एक पहलू ये है कि वो इजहार करता है, और तीसरा पहलू उसने कहा था कि हज़ अफरीनी है। लेकिन साथ ही अगला जुमला उन्होंने ये लिखा, लेकिन ये हज़ अफरीनी भांड की हज़ अफरीनी से मुख्तलिफ होती है। यानी भांड जो आपको मुसरत पहुँचाता है वो भी एक मुसरत है जो कहके की शक्ल में सूरत में आपके मुंह से जिसका इजहार होता है। अदब भी आपको एक मुसरत पहुँचाता है, लेकिन ये वो भांड वाली मुसरत नहीं है, ये एक डिफरेंट मुसरत है। तो कहानी में असल मसला ये है कि अगर आप किसी फलसफियाना मौजू पर कहानी लिखते हैं तो अब ये आपकी दस्तरस है कि क्या आप उस फलसफे को, उस यानी इल्मी बात को कहानी में ब्लेंड कर देते हैं, आप में इतनी अहलियत है, या वो फलसफा ऊपर ऊपर नजर आता है। तो हम कहते हैं ना जी, बड़ा अदब जो है, अब वो बड़े अदब में आप मौजू को इजहार से अलग नहीं कर सकते। ये तो एक तनासुब है, यानी जब तनासुब से चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो बड़ा फन वजूद में आता है। अब मस्जिद कुर्तुबा को आप ये नहीं कहेंगे कि मौजू के हवाले से ये बड़ी नज़म है, आप ये नहीं कहेंगे कि जी इजहार के हवाले से ये बड़ी नज़म है, आप कहेंगे कि जनाब कुल्ली तौर पर ये एक इकाई बन जाती है, अपनी कुल्लियत में ये बड़ी नज़म है, उसमें इजहार भी है, उसमें उसका मौजू भी है, उसमें उनका तसव्वुर भी है, उसमें अल्लामा साहब के ख्यालात भी हैं, उनके ख्वाब भी हैं, वो सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो असल कमाल लिखने वाले का ये होता है कि वो किसी भी इल्म पर, किसी भी मौजू पर वो लिखे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कहानी में ऐसे नज़र आए कि जैसे कोई चीज़ ऊपर तैर रही है और नीचे पानी के अंदर कुछ और है। अगर वो ये कुदरत रखता है कि उस फलसफियाना पहलू को कहानी का हिस्सा बना दे, इस तरह बना दे कि आपको बोझल ना महसूस हो, वो बात आपके अंदर भी उतर जाए और एक यानी कहानी के से अंदाज से उतर जाए। तो इसलिए आप नया अफसाना तो देखें, अब सिर्फ तोता मैना की कहानियों का ये दौर नहीं रहा, बल्कि वो भी कहानियाँ आप देखें कि वो उस दौर की जो कहानियाँ थी वो सिर्फ यही माने नहीं थे उनके कि जो ऊपर नजर आ रहा है, उनके पीछे भी एक गहराई और एक बड़ी वुसअत थी। कहानी यही नहीं थी कि जनाब वो शहजादे को कहा जाता है भाई चौथी सब्त ना जाना, 3 पे जाना, वो चौथी की तरफ जाता है। तो ये सिर्फ इतना नहीं था, ये एक तजस्सुस नहीं था। इसके पीछे देखें कि उन दास्तानों में कितनी बड़ी अखलाकी तरबियत मौजूद है, उनमें इंसानी इम्कानात की जो तलाश है, इंसानी सलाहियतों की जो तलाश है। और देखें आप उस ज़माने में आप पढ़ें बहुत सारी चीज़ें कि अगर दास्तान को बाग का जिक्र कर रहा है तो ऐसे लगता है कि सारी ज़िंदगी इसने बाग में गुजारी है, ये इस फ़न का माहिर है।
अगर वो किसी और चीज़ का जिक्र कर रहा है, अभी हमारे पर्चे में एक मजमून छपा है गालिब की एक नई शरह, मोहम्मद मुस्तकीम एक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि गालिब एक साइंसदान था। बहुत सारे साइंस की जो थ्योरीज हैं, हत्ता कि आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं, गालिब ने देखे उनको कैसे पेश किया है। अब गालिब को ये मालूम नहीं था कि वो कोई साइंसी थ्योरी पेश कर रहे हैं या आइंस्टाइन इसके बारे में क्या कहेगा जाके बाद में। गालिब ने तो अपने विजन से, अपने तखय्युल से उन चीज़ों को महसूस किया। तो बड़ा अदब जो है वो ज़िंदगी की कुलियत का इजहार होता है। अब वो इजहार कैसे, असल सारी बात तो इजहार की है ना, कि आप देखें जैसे कारपेंटर है, वो चीज़ एक बना लेता है, लेकिन उसके अंदर खूबसूरती तो फिर उस रंदे से पैदा होती है ना जो आखिर पर वो लगाता है, और उस पॉलिश से पैदा होती है जो वो आखिर पर करता है। अगर वो ना हो तो कितनी खूबसूरत मेज़ बनी हो, वो हमें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी जब तक वो वार्निश उस पर पॉलिश, उस पर रंदा, उसकी मुलायमियत नहीं वाज़ेह होगी। तो हीरा तो वो कहते नहीं जब निकलता कान से तो पत्थर का एक टुकड़ा होता है। तो ये तो जौहरी है ना जो उसको इस अंदाज से काट छांट करता है कि उसमें वो एंगल्स पैदा हो जाते हैं जो मुनक्कस करते हैं उसके हुस्न को और उसकी चमक को। तो लिखने वाले का भी यही हाल है कि जितना बड़ा वो यानी ये बात अपनी जगह है कि उसके क्राफ्ट भी एक बड़ी चीज़ है। हमारे तरक्की पसंद, अगरचे तरक्की पसंद अफसाना बहुत बड़ा अफसाना है, बाजार को जो मर्जी कहते रहें, लेकिन उनके अफसानों में क्राफ्ट तो मौजूद है। क्या बेदी के यहाँ वो क्राफ्ट मौजूद नहीं है? गुलाम अब्बास के यहाँ मौजूद नहीं है? चले गुलाम अब्बास को अगर तरकीबंदों में से निकाल देते हैं तो कशिंदर के बहुत सारे अफसानों में, असम चुगताई के अफसानों में, और ख़ुद मंटो, क्या वो बहुत बड़ा क्राफ्ट्समैन नहीं है? वो कितने नफ्सियाती मसाइल को कितनी यानी हुस्न के साथ जो है वो पेश कर देता है। मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने जिन्स के बाद बड़े ही नाजुक पहलुओं को इस अंदाज में बयान किया है कि आप उंगली नहीं रख सकते उस पर। बात आप तक पहुंच भी जाती है, लेकिन आप उस पर, आप महफिल में भी अगर उसको जुमले को पढ़ ले या अफसाने को पढ़ ले तो कोई उसमें झिझक या शर्मिंदगी भी नहीं होगी। अच्छा सर, आपकी इस बात से ये भी पता चलता है कि फिक्शन निगार को सिर्फ अदब तक महदूद नहीं होना चाहिए, उसका इल्म जो है उसको वसी होना चाहिए, ताकि उसके यहाँ पे एक सती तौर पे उसके यहाँ के फ़न में एक सतियत ना पाई जाए, बल्कि उसके यहाँ तेज़दारी तरह है। तो इससे तो आप नहीं, ये तो बिल्कुल दूसरा आपने बात फरमाई है कि देखें अदीब जो है उसकी नज़र तो अपने पूरे माशरे पर होती है, और माशरे से बाहर जो कुछ जो दूसरे माशरे हैं उनको भी वो देख रहा होता है। फिर उसके ज़माने तक ज़ुबान के जो नए इम्कानात ज़ाहिर हो चुके होते हैं उस पर भी उसकी नज़र होती है, और जो अलूम उसके ज़माने में आ चुके होते हैं उन पर भी उसकी नज़र होती है। फिर उसका अपना विजन और अपना तखय्युल भी है कि वो कई नई चीज़ों से सूझती हैं जो बाद में जाकर हकीकत का रूप धारती हैं। तो बड़ा अदीब जो है उसमें तो ये चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं, बल्कि बड़े क्या छोटे अदीब में भी होती हैं। सिर्फ ये है कि क्या एक कहानी को आप एक सीधे साधे से अंदाज से लिख लें तो वो तो कोई कहानी ना होगी। अब देखें ना चीज़ें कहाँ पहुँच गई हैं, क्या उनमें कॉम्प्लिकेशन और उलझाव पैदा हो चुके हैं, तो उनको समझे बगैर हम उस चीज़ को, अब देखें मोबाइल आ गए अब नए से नए, अब टच सिस्टम आ गया है, तो अब वो आदमी अगर जो आम मोबाइल को इस्तेमाल करने का आदी है उसके लिए नया मोबाइल बहुत मुश्किल है। कैसे वो उसको करता है, क्या चीज़ें करता है। इसी तरह अदब में भी है कि भाई अब पुराना अदब और नया अदब जो है इसमें फ़र्क यही है कि अब अलूम बराह रास्त आ गए हैं, लेकिन ये अलूम बड़े लोगों में पहले भी मौजूद थे अपने ज़माने के। गालिब अपने ज़माने के जितने भी राइज अलूम थे उनसे आगाह थे, मीर आगाह थे अपने ज़माने के अलूम से। और आप देखें कि उनके अशार, कई अशार में इशारतन वो उनके जो है, हाँ ये ज़रूर बात है कि वो ये ना समझते हो कि ये फिज़िक्स है या ये केमिस्ट्री है या ये क्या चीज़ है, ये इन इस्लाहात से वो वाकिफ़ नहीं थे। उनके ज़माने में इस्लाहात नहीं आई थी, लेकिन इन अलूम का उन्हें शऊर था, यानी जो उनके ज़माने के अलूम थे उनसे वो बाखबर थे, तभी वो बड़े शायर हैं। अच्छा सर, कुछ आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो आप माज़ी बईद में हल्का वापिस ओकरा और पिंडी के सेक्रेटरी, जी मैं सेक्रेटरी रहा, तो उस हवाले से कुछ यादें हमारे साथ। भाई देखें हल्के का ये वो दौर था जो अपने अरूज पर था, और मैं समझता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि मेरी जितनी भी तरबियत हुई अदबी वो हल्के में ही हुई है।
जब मैं लिखना मैंने शुरू किया था तो हल्के में जब हम जाते थे तो वहाँ ऐसे ऐसे जनाब लोग आते थे कि जो ज़रा ज़रा सी बात पर आपकी पकड़ करते थे, आपको सिखाते थे। मैं आपको दिलचस्प वाक़या सुनाऊं कि हल्के का यहाँ जलसा होता था, मैं जाता था तो मेरे उस्ताद थे, उस्ताद गुलाम रसूल तारिक। मैंने उनसे कहा जी मुझे भी अफसाना, वो हल्के के मेंबर भी थे, पुराने आदमी थे, तो मैंने कहा जी मुझे भी कोई अफसाना पढ़वा दें यहाँ। तो उन्होंने, आगा बाबर सेक्रेटरी थे हल्के के, उन्होंने कहा यार ये नौजवान है, बच्चा है, यार इसका अफसाना भी रख ले। तो आगा बाबर ने उनको कहा कि तारिक साहब आप तो पुराने बंदे हैं हल्के के, आपको पता नहीं कि इस तरह नौजवानों को बुक नहीं किया जा सकता। हाँ अगर आप इसरार करते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ कि इन्हें कहें कि एक अफसाना लेके दे दे मुझे, मैं रजिस्टर में रख लूँगा। जिस दिन कोई पढ़ने वाला ना आया तो महफूज में से इसको पढ़वा देंगे। तो जब हल्का शुरू होता था तो मैं कहता था या अल्लाह आज फलां का अफसाना वो ना आए, अच्छा वो आ जाता था। इत्तेफाक से कोई 4-5-6 महीने बाद ऐसा हुआ कि कोई साहब नहीं आए, उन्होंने अफसाना दिया मुझे, कहेंगे पढ़े। मैंने अफसाना पढ़ा, तो अफसाना पढ़ने के बाद जब सदर ने दावत दी इजहार की, तो एक साहब ने कहा जी कि इस पर कोई इजहार नहीं हो सकता। ये सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि इन्होंने इसको बुक कैसे की है जिसको अफसाना पढ़ना ही नहीं आता, इतना इसने गलत पढ़ा है, तो ये तो हल्के की बड़ी तौहीन है। तो सेक्रेटरी साहब पहले तो आप जवाब देना, इस पर तो हमने गुफ्तगू कोई नहीं करनी। आप बताएं कि आपने इसको पढ़े बगैर, इस नौजवान से मिले बगैर आपने इसका अफसाना रख लिया, क्या आपको हल्के के मेयार का नहीं पता? जिसका नतीजा ये हुआ कि जनाब उसके बाद जब मैंने हल्के में अफसाना पढ़ना होता था तो मैं उन लफ्ज़ों पर जिसके बारे में मुझे कुछ शुबा होता था कि मैं सही नहीं पढ़ रहा, मैं एराब लगा कर जाता था उन पर। कहने का मतलब यह है कि उस ज़माने में हल्के में वो बुज़ुर्ग आते थे कि जो तरबियत करते थे। यहाँ पिंडी के हल्के में उस्ताद यूसुफ ज़फ़र आते थे, अजीज़ मलिक आते थे, ज़ियाद जलंधरी जब आते थे वो कराची से, मुनीर अहमद शेख थे, ये वो लोग थे, सदीक असर थे, फौत हो गए, जो ज़रा ज़रा सी बात पर गिरफ्त करते थे। तो हल्का एक उस्ताद का रोल अदा करता था। अच्छा हमारे ज़माने तक ये रवायत रही, अब हल्के में वो रवायत नहीं रही। अब देखें हल्के में फ़न पर गुफ्तगू नहीं होती। हल्के का जो बुनियादी मोटो था वो ये था कि जनाब आप जो चाहे लिखें, लेकिन सबसे पहले ये है कि जो कुछ आपने लिखा है वो अतब है या नहीं है। अगर आप नज़म पढ़ रहे हैं तो आप जिस चीज़ का इजहार करें उसमें, लेकिन उसे पहले नज़म होना चाहिए। अफसाने को पहले अफसाना होना चाहिए, चाहे आप उसमें जिन्स बयान करें, चाहे उसमें आप नफ्सियात का कोई मसला बयान करें, चाहे कोई आप उसमें माशी मसला बयान करें, लेकिन बेसिकली उससे पहले अफसाना होना चाहिए। यही इख्लाफ था तरक्की पसंद तहरीक और हल्के में। तरक्की पसंद तहरीक कहते थे जी ये मजदूर पर अफसाना लिखा गया, बस जी यही बात है। इजहार पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। और ये मैं आपको बताऊं कि जो बात है ये अलीगढ़ की भी थी। अलीगढ़ वाले भी मकसद और फ़न में तवाज़ुन को नहीं समझते थे। वहाँ ये बात सिर्फ शिबली को समझ में आई थी। सर सैयद जो इस तहरीक के बानी थे वो बाज़ औक़ात इस्लाहकारी के जोश में इतना आगे निकल जाते थे कि वो जुमला ही अदब के दायरे से निकल जाता था। 3-3 सत्रों का वो जुमला लिखते थे और कहते थे जी कोई तशबीह इस्तारा नहीं होना चाहिए। खाली की नसर भी बहुत ठंडी है। नज़ीर अहमद भी मुबल्लिग बन जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं नावल निगार नहीं हूँ, वो मैं तो बेसिकली एक मुबल्लिग हूँ। वो फ़न का उस तवाज़ुन को नहीं समझ, ये सिर्फ शिबली को समझ आया था। तरक्की पसंद तहरीक में भी ये हुआ कि इन्होंने मौजू पर बहुत ज़ोर दिया और मकसदियत पर बहुत ज़ोर दिया। तो इसके सिलसिले में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ कि जिस वक्त रूस में इनकलाब आया तो लेनिन ने सारे लिखने वालों को बुलाया और कहा कि भाई इनकलाब आ गया है, अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इनकलाब को मजबूत करने के लिए हमारा साथ दें और ऐसी चीज़ें लिखें जिससे इनकलाब मजबूत हो। एक शख्स उस महफिल में नहीं आया जो लेनिन का ज़ाती दोस्त भी था और इनकलाब का ज़बरदस्त हामी भी था, वो गोरकी था। तो लेनिन को बड़ा कल्क हुआ इस बात का। तो उस वक़्त वो अपना नावल माँ लिख रहे थे। जब वो माँ छपकर आया और लेनिन ने पढ़ा तो एक बहुत कमाल का जुमला उन्होंने कहा। वो जुमला ये था कि दुनिया का हर बड़ा अदब मकसदी होता है, लेकिन हर मकसद अदब नहीं होता। यही बात माओ ज़ेडुंग ने भी कही थी। उसने कहा था बाग में 100 फूलों को खिलने दो ताकि उसकी रंगारंगी और खुशबू जो है वो कायम रहे। हमारे तरक्की पसंद तहरीक में हमारे बाज़ नकादों ने, सब ने नहीं, बाज़ नकादों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया इजहार मकसदियत पर और मौजू पर, और इजहार को उन्होंने छूट दे दी एक लिहाज से।
हल्के का बुनियादी मोटो ही ये था कि जनाब इजहार जो है वो बुनियादी चीज़ है। आप जो चाहे बयान करें, किसी इंसान के बातन को बयान करें, उसके खारिज को बयान करें, माशरे की किसी परत को, किसी पहलू को बयान करें, लेकिन सबसे पहले सवाल ये होगा कि आपने जिस सिन्फ में ये लिखा है वो है वो या नहीं है, अफसाना अफसाना है या नहीं है। तो ये असल में बुनियादी चीज़ नए लोगों के यहाँ आई। लेकिन वो भी ज़रा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शुरू में वो भी अफरात व तफरीत का शिकार रहे। तो बुनियादी तौर पर देखें जी, अदब तो एक फ़नी मामला है। जहाँ फ़न इन्वॉल्व होगा वहाँ कुछ पेचीदगियाँ भी होंगी, वहाँ कुछ इबाहम भी होगा, ज़रूरी है। सहाफ़त में और अदब में हम कहाँ लकीर खींचते हैं, इजहार की खींचती है ना, कि हम सहाफ़त में चीज़ों का इजहार बरारास करते हैं 2 + 2 4 के हवाले से। अदब में हम वही चीज़ बयान करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ किसी चीज़ को अदब के ज़ुमरे में लाती है और अदब से खारिज करती है, वो है बात करने का अंदाज़, यानी इजहार। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारी गुफ्तगू रही है और अभी तशनगी बाकी है, अभी सवाल बाकी थे, लेकिन हमारा वक्त महदूद है। चले और फिर मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। और आपका बहुत कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, इतनी गुफ्तगू हो गई आपके हवाले से। थैंक यू।